हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बात करूंगा जीन एक्सप्रेशन की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन अभिव्यक्ति। ठीक है। देखो, ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कोई हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल से बने हो चाहे यूकैरियोटिक सेल से बने हो, उनमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा नहीं होती है। समझ गए? प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा नहीं होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो समय समय पर होती है, आवश्यकता के अनुसार होती है। तो होता क्या है कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो जनरली एंजाइम के रूप में होती है या हार्मोन्स के रूप में होती है। ठीक है। तो होता ये है कि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को तुरंत पूरा करने के लिए प्रत्येक कोशिका में, हर कोशिका में कुछ स्पेसिफिक जीन सेगमेंट्स होते हैं। इनको आप डीएनए सेगमेंट भी कह सकते हैं। समझ गए? तो उसी पर जो बेस्ड है वो आपका ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये जैकब और मोनार्ड जो हैं, इन्होंने 1961 में, ठीक है, प्रोड्यूस किया। और इनको इस कार्य के लिए, इनका जो कार्य था वो इतना ज़्यादा फायदेमंद था कि उनको इस कार्य के लिए 1965 में नोबेल प्राइज दिया गया। समझ गए? तो इन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन किए वो इश्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इश्चेरिचिया कोलाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई कहते हैं। ठीक है। अब वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इसमें जो जीन एक्सप्रेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोटिक सेल होगा। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये मैंने आपका रखा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का वो रिलेटेड है किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। जैकब और मोनार्ड ने ई कोलाई पर अपने ऑब्जर्वेशन किए और इस पर उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में है क्या? तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ। ये जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है ये डीएनए का एक खंड होता है। जो डीएनए है उसका एक खंड होता है, एक स्मॉल सेगमेंट होता है। और ये जो स्मॉल सेगमेंट है ये कई प्रकार के जीन से बना होता है। कई प्रकार के जो जीन्स हैं उनसे ये बना होता है। अगर हम उन जीन्स की बात करें तो देखो, यहाँ पर इसमें जो पहला जीन्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, संरचनात्मक जीन। और ये जो जीन होते हैं वो 3 होते हैं, लैग जेड, लैग वाई और लैग ए। जेड वाई ए, ये 3 जीन्स का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है जो स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाता है। ठीक है। वास्तव में ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इनके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन के निर्माण की। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक कोड। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो अपने पास स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के जेनेटिक कोड को रखता है। समझ गए? बात समझ में आई? तो अगर हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसका जो पहला जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है जो ZYA 3 जीन से मिला होता है। और इसके पास कुछ स्पेसिफिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, आनुवंशिक संकेत होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। समझ में बात आई? क्लियर है? अब देखो, जो अगले जीन हैं
उनमें आपका पहला आता है रेगुलेटर जीन। देखो यहाँ पर लैक आई, ये जो लैक आई है, ठीक है, इसको हम लोग रेगुलेटर जीन बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं या इसको हम इंडिकेट करते हैं सिंबल के रूप में, तो आई से इंडिकेट करते हैं। अगर आप इसको आर लिखते हैं तब भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको आई से इंडिकेट किया जाता है। समझ गए? देखो रेगुलेटर जो होता है ये अपने द्वारा, जो रेगुलेटर है ये अपने द्वारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन को डेवलप करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाता है, और उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ये एक्चुअली में प्रोटीन होता है, ये जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। इसको रिप्रेसर प्रोटीन भी कह सकते हैं। समझ गए? उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपका होता है, ये आपका होता है प्रमोटर, लैक पी, इसको बोलते हैं प्रमोटर जीन। और ये जो प्रमोटर जीन होता है ये रेगुलेशन करता है किसका? आरएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये आरएनए पॉलीमरेज को इंडिकेट करता है। समझ गए? तो यहां पर जो प्रमोटर है ये रेगुलेट करता है आरएनए पॉलीमरेज को फॉर किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था मैंने कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एमआरएनए के निर्माण में क्या होता है? एज ए आप कह सकते हैं फैक्टर एंजाइम का फंक्शन करता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज होता है, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज होता है। समझ गए? क्लियर? तो प्रमोटर का काम होता है रेगुलेशन किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ये आरएनए पॉलीमरेज को नियंत्रित करता है। समझ गए? उसके बाद लास्ट में जो आपका चौथा होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर जीन। ये लैक ओ, ये ऑपरेटर जीन होता है। तो वो ऐसा होता है कि जो ऑपरेटर जीन है इसके ऊपर एक बाइंडिंग प्लेस होती है। देखो ये बाइंडिंग प्लेस होती है, और ये जो बाइंडिंग प्लेस है, समझ गए, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल के लिए होती है। एक तरह से समझ लो कि रिप्रेसर मॉलिक्यूल का इस बाइंडिंग प्लेस पर लॉक एंड की मॉडल की तरह क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल, ताला कुंजी परिकल्पना। तो एंजाइम की एक विधि होती है जिसको ताला कुंजी परिकल्पना बोलते हैं, जिसमें एक सांचा होता है और एक सबस्ट्रेट होता है जो उस सांचे में फिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग प्लेस होती है ऑपरेटर के पास, और ये जो ऑपरेटर है ये स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करता है इसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। समझ गए? तो ये पूरी की पूरी जो यूनिट है, ये पूरी की पूरी जो डीएनए सेगमेंट है, वो एक दूसरे से क्या होता है? इंटरकनेक्ट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। जितनी भी यूनिट हैं वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं, किसके लिए? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के निर्माण के लिए। बात समझ में आ गई? तो ऑपरेंड कॉन्सेप्ट क्या है ये क्लियर हो गया, और ऑपरेंड कॉन्सेप्ट में जो जीन होते हैं वो क्लियर हो गए। क्लियर? अब देखो, अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग को आप ध्यान से समझो। देखो अगर हम स्टेरचिया कोलाई की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है इसके पास ये जो ऑपरेंड आप कह सकते हैं सेगमेंट है, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। समझ गए? ये जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर बैक्टीरिया के मीडियम में ग्लूकोज है तो आप सबको मालूम है कि ग्लूकोज जो है वो मॉलिक्यूल है किसका? एनर्जी। यानी कि ग्लूकोज को डायरेक्ट हम रेस्पिरेशन में यूज़ करके, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे अनऑक्सीजन, हम उसको विघटित करके एटीपी के रूप में एनर्जी बना लेते हैं। समझ गए? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मीडियम में ग्लूकोज के स्थान पे लैक्टोज आ जाता है।
और लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। अब लैक्टोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको किस में तोड़ना पड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दो मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। समझ गए? तो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एंजाइम्स की। और एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो मीनिंग ये है, जब जो ई कोलाई है जिस माध्यम में ये पाया जा रहा है, उस माध्यम में जो माध्यम है उसमें ग्लूकोज के स्थान पे आपका लैक्टोज है। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान सुनो। देखो, जब मीडियम में लैक्टोज होता है तो यहाँ पर ये जो लैक्टोज है वो एक इंड्यूसर का काम करता है, इसको इंड्यूसर बोलते हैं। ठीक है? अब ये जो इंड्यूसर है, ये रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल है उसकी बाइंडिंग साइट पर ट्रांसफर हो जाता है और इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो फिल हो जाती है। तो वो इस तरह से ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है जो रेगुलेटर जीन आई से बनता है, जब मीडियम में क्या होता है? इंड्यूसर। अब इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है और इससे इसकी जो बाइंडिंग प्लेस है वो फिल हो जाती है। अब देखो, जब बाइंडिंग प्लेस फिल हो जाएगी तो ये जो रिप्रेसर है वो इस बाइंडिंग प्लेस पर जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है? नहीं जुड़ पाएगा। और जब ये जुड़ नहीं पाएगा तो देखो यहाँ पर जो लैक-पी है उसका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? स्ट्रक्चरल जीन पर। और स्ट्रक्चरल जीन पर ट्रांसफर होने पर ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बना देगा और एमआरएनए के ट्रांसलेशन से 3 प्रकार के एंजाइम बनेंगे जो 3 प्रकार के प्रोटीन से बनेंगे। देखो, जेड के द्वारा बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई के द्वारा परमिएज और ए के द्वारा ट्रांस एसाइटिलेज। समझ गए? तो संक्षेप में आप ये समझ लो कि माध्यम में लैक्टोज होने पर जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर का काम करता है और रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। रिप्रेसर मॉलिक्यूल से जुड़ने से इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो फिल हो जाती है और इस तरह से ये ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता। जब ये ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता है तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है स्ट्रक्चरल जीन पे और स्ट्रक्चरल जीन पे ट्रांसफर होकर ये क्या करने लगता है? ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन के शुरू होने से एमआरएनए बन जाता है और एमआरएनए पर जो कोड है उससे बन जाता है प्रोटीन। ये प्रोटीन 3 तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसाइटिलेज। ये तीनों एंजाइम के जो नाम हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसको अलग से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मिलता है। समझ गए? जो गैलेक्टोसिडेज होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। जो परमिएज होता है वो जो सेल की परमिएबिलिटी है, जो कोशिका भित्ति की पारगम्यता है उसको बढ़ाता है। समझ गए? और ट्रांस एसाइटिलेज जो होता है वो ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण का कार्य करता है। तो तीनों एंजाइम के अपने अलग अलग वर्क होते हैं और इस तरह से जो लैक्टोज है उसको ब्रेक कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त कर ली जाती है और इस तरह से ये जो ओपरान कॉन्सेप्ट है या ओपरान जो मॉडल है या ये जो जीन सेगमेंट है वो क्या होता है? अपना वर्क शुरू कर देता है। तो ये जो वर्किंग है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्विच ऑन। समझ गए? बहुत शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से रिप्लाई कर देता हूं। जब माध्यम में लैक्टोज होता है तो लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ने पर इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो क्लोज हो जाती है और इस तरह से ऑपरेटर से ही जुड़ नहीं पाता। ऑपरेटर से ना जुड़ने के कारण जो पॉलीमरेज है वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है स्ट्रक्चर की तरफ और ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बना देता है। एमआरएनए पर जो कोड होते हैं उससे विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन से 3 तरह के एंजाइम बन जाते हैं
बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसाइटिलेज। ये जो प्रोसेस है इसको स्विच ऑन बोलते हैं और इस तरह से जो ऑपरेंड कॉन्सेप्ट है वो चालू रहता है। क्लियर हो गई बात? जब तक लैक्टोज रहेगा तब तक ये चालू रहेगा और एंजाइम बनते रहेंगे और लैक्टोज को ग्लूकोज और उसमें गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट, स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ में देखो क्या होगा, स्विच ऑफ में लैक्टोज एब्सेंट होगा। जो स्विच ऑफ है उसमें लैक्टोज क्या होगा? एब्सेंट होगा। होगा? स्विच ऑफ में लैक्टोज एब्सेंट होगा। अब देखो स्विच ऑफ में क्या है, जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है और लैक्टोज के स्थान पे मान लो ग्लूकोज है, समझ गए? तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो जब एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या होगा? देखो लैक्टोज की एब्सेंस में इंड्यूसर खत्म हो गया। जब इंड्यूसर खत्म हो जाएगा तो ये जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर ये यहां से ऑपरेंड का जो ये बाइंडिंग प्लेस है इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक? अब देखो जब ये रिप्रेसर यहाँ अटैच होगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर एक हर्डल है, रुकावट हो जाती है। तो आरएनए पॉलीमरेज रिप्रेसर की प्रेजेंस में स्ट्रक्चरल जीन तक ट्रांसफर नहीं होता और ऐसी कंडीशन में जब ये आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर तक जाएगा नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं और ऐसी कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। नो ट्रांसक्रिप्शन और नो प्रोटीन। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ। सिंपल है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी को ऑपरेंड कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है और इसको जैकब और मोनार्ड ने 1961 में दिया था। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको आपको जैसा मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझाया वैसे ही आपको डायग्राम से ही इसको एक्सप्लेन करना होता है। एक आपका होगा स्विच ऑन और एक होगा स्विच ऑफ। दोनों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साइंटिस्ट के नाम, बैक्टीरिया का नाम और ऑपरेंड कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में आपको समझना होगा। समझ गए? बात क्लियर हो गई? तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझ लो। ठीक? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट के रूप में बताओ हमको, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।